दास राधे राधे दोस्तों, आप सभी का बहुत स्वागत करती हूँ मैं दीक्षा अपने चैनल दीक्षा विद स्टोरी में। तो दोस्तों, कैसे हैं आप सब? मुझे ज़रूर बताइएगा। लड्डू गोपाल जी की कृपा मेरे सभी सुनने वाले, मेरे सभी सब्सक्राइबर पर बनी रहे सदा। हमारे राधा रानी जी की भी कृपा आप सब पर सदा बनी रहे। दोस्तों, तो चलिए आज की लीला कथा शुरू करते हैं। दोस्तों, आज की लीला कथा ना बड़ी ही अद्भुत लीला कथा है। एक अ, सैनिक और एक लड्डू गोपाल जी की ये लीला कथा है। दोस्तों, जिन्होंने ये मुझे लीला कथा भेजी है उनका नाम है साधना मिश्रा। दोस्तों, साधना मिश्रा मेरी फ्रेंड हैं और हम साथ में ही कॉलेज में पढ़ते हैं। तो उन्होंने ही मुझे ये लीला कथा मतलब उसने मुझे ये बताया कि दीक्षा मेरे ही चाचा के साथ उसने मुझसे पहले पूछा मेरे चैनल के बारे में। तो मैंने अपने चैनल के बारे में उससे बताया कि मैं लड्डू गोपाल जी की कहानियाँ लोग मुझे भेजते हैं, तो मैं वही दूसरों मतलब अपने चैनल के माध्यम से दूसरों तक पहुँचाती हूँ। तो फिर उसने मुझसे इसी तरह बात करते हुए मुझे एक स्टोरी के बारे में बताया, या आप कह लीजिए घटना कह लीजिए लड्डू गोपाल जी की। तो उसने मुझे बताया कि मेरे ही चाचा के साथ, वो कहते मेरे ही सगे चाचा जी हैं, उनके साथ एक ऐसी घटना घटित हुई है। तो घटित हुई थी आज से 4 साल पहले की, जिस वजह से अब चाचा जी नहीं जाते हैं बॉर्डर पे। तो क्योंकि बहुत सारा उनके साथ कुछ ऐसी घटनाएँ घटित हुई थी। तो उसने जब मुझे बताई साधना ने, तो मैं बहुत ही हैरान रह गई। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। दोस्तों, मेरी फ्रेंड है, उसका नाम है साधना, साधना पांडे। वो कहती हैं कि हमारे यहाँ लड्डू गोपाल जी की हमेशा सेवा होती है। वो कहती है हमारे यहाँ एक रिवाज है, हमारे यहाँ शादी करके लड़कियाँ या औरतें आती हैं तो और लड़कियाँ बाहर जाती हैं, और औरतें जो भी शादी करके हमारी चाची हुई, भाभी हुई, जो भी आती हैं, वो लड्डू गोपाल जी को अपने साथ ज़रूर लेकर के आती हैं। ये उनके यहाँ शुभ माना जाता है। तो वो कहती हैं हमारे यहाँ इसी तरह से बहुत सारे लड्डू गोपाल जी हो गए, क्योंकि चाची का, मम्मी का, बड़ी मम्मी का और सबसे छोटी वाली चाची का, भाभी का, तो इसी तरह बहुत सारे लड्डू गोपाल जी हमारे घर में हैं। तो आप गिनती कर लीजिए तो 7 से 8 लड्डू गोपाल जी वो कहती है कि मेरे घर में हैं। और साधना कहती है कि ज़्यादा लड्डू गोपाल जी की पूजा पूरे घर में, हमारे घर में एक बच्चा करता है, सारे लोग पूजा करते हैं। वो कहते हैं कि हमारे पापा जो हैं वो प्रधान बन गए हैं, तो वो जीत गए थे, तो इसी खुशी में भंडारा था गाँव में। तो मेरे चाचा जी आए हुए थे छुट्टी लेकर के, जो कि एक आर्मी में हैं। तो वो आते हैं गाँव में, और उन्होंने काफ़ी दिन के लिए छुट्टी ले रखी थी, लेकिन छुट्टी उनकी मतलब कैंसिल हो गई। ज़्यादा दिन नहीं, वो हफ़्ते भर ही गाँव में रह पाए। तो उनके पापा ने उनको जाते वक़्त कहा कि मत जाओ अभी तो, लेकिन उन्होंने कहा कि वहाँ से कागज़ आ गया है, मुझे जाना पड़ेगा। तो जो साधना के पापा हैं उन्होंने कहा कि ठीक है, जाओ, लेकिन मैं तो कहूँगा कि मत जाओ। पता नहीं क्यों मेरा जी घबरा रहा है। ये बात सुन कर के पूरे परिवार वाले हैरान हो गए, क्योंकि एक अगर बड़ा घर का एक बुज़ुर्ग इंसान कह रहा है कि उसका जी घबरा रहा है उनके जाने से, तो सबको टेंशन हो जाती है। साधना कहती है मेरे घर में जाते वक़्त जब मेरे चाचा जाते हैं ना, तो मेरे पापा, मम्मी, मैं, मतलब सारे लोग रोने लगते हैं, यहाँ तक कि चाची भी बहुत रोती हैं। क्योंकि बहुत ज़्यादा डर होता है कि पता नहीं दोबारा हम इन्हें देखने को पाएँगे कि नहीं पाएँगे। इस तरह के डर मन में बहुत रहता है, लेकिन चाचा हमेशा हम सबको कहते हैं कि कोई बात नहीं, देखना मैं लड्डू गोपाल जी की कृपा से ना ज़रूर लौट कर आऊँगा। तुम सबको तो विश्वास है ना उनके ऊपर? साधना कहती हैं मुझे तो है चाचा, लेकिन आप नहीं विश्वास करते ना, आप तो बिल्कुल भी नहीं मानते। तो साधना कहती है कि मेरे चाचा शुरू से ही बाहर रहते थे, तो वो मानते थे ऐसा नहीं है, लेकिन विश्वास उतना नहीं करते थे जितना हम लोगों को लड्डू गोपाल जी पर विश्वास है। और साधना ये भी कहती है कि हम लोगों के पास जो कुछ भी है आज, वो लड्डू गोपाल जी की कृपा से ही है, और नहीं तो आज मेरे पास कुछ भी नहीं होता। तो साधना कहती हैं कि मेरे पापा, मम्मी सब लोग बहुत ज़्यादा दुखी थे। फिर चाचा चले जाते हैं। चाचा की मतलब इस बार जो ड्यूटी लगी हुई थी वो पुंछ है कहीं पर कश्मीर की तरफ, वहाँ पर लगी हुई थी। तो चाचा पहुँचते हैं और अपनी ड्यूटी पर लग जाते हैं। वो फ़ोन करके घर में बताते हैं हम सबको कि हम पहुँच गए हैं। तो चाची भी कि ठीक है कहती हैं। उसके बाद उन्होंने चाची ने कहा कि जब चाची से बात कर रहे थे, तो चाची ने कहा कि आप अपना बैग खोलिए, उसी में कुछ रखा हुआ है।
तो चाचा कहते हैं क्या तुमने दे दिया? तो चाची कहती हैं कि आप खोलो तो सही। तो जब वो खोलते हैं तो वो देखते हैं कि वो लड्डू गोपाल जी हैं। लड्डू गोपाल जी होते हैं, उसके बाद वो छोटे से ही लड्डू गोपाल जी थे, बहुत बड़े नहीं थे। तो उन्होंने कहा कि तुमको लड्डू गोपाल जी को यहाँ क्यों दे दिया? मैं यहाँ पे इनकी पूजा नहीं कर, और तुम्हें तो पता है ना कि मैं पूजा पाठ में ज़्यादा नहीं करता, बिल्कुल भी मुझे इन सब चीज़ों में यकीन नहीं है। उसके बाद उनकी जो चाची हैं कहती हैं, साधना कहती है कि मेरी जो चाची हैं वो कहती हैं यकीन करने के लिए नहीं भेजा है, मैंने इनको रक्षा करने के लिए आपको भेजा, आप इनकी सेवा मत करिए। मैंने नहीं कहा कि आप इनकी सेवा करो, बस आप इनको अपने साथ हमेशा रखना, ये आपको कभी कुछ नहीं होने देंगे। उसके बाद उनके चाचा जी हँसते हुए कहते हैं कि मरने वाले को कोई बचा नहीं सकता, ठीक है? तो तुम ज़्यादा परेशान मत हो, रही तुम्हारी बात, मैं तुम्हारा मन रखने के लिए लड्डू गोपाल जी को अपने साथ ही लिए रहूँगा, तुम बिल्कुल परेशान मत हो। ये कह कर के वो फ़ोन कट कर देते हैं। उसके बाद उनके जो साधना के चाचा जी हैं, वो उनकी ड्यूटी पुंछ में बताया था मैंने कि वहाँ पर लग जाती है, तो उनकी नाइट ड्यूटी लगी हुई थी उस दिन। नाइट ड्यूटी लगी हुई थी दोस्तों, तो वो बताते हैं, साधना कहती है कि मेरे चाचा जी रात को खाना-वाना खा कर के उनकी ड्यूटी लगी हुई थी वहाँ पे, तो बहुत ज़्यादा ठंड का मौसम था और ठंड बहुत ज़्यादा पड़ रही थी, चारों तरफ धुंध हो गई थी और मतलब बहुत काफ़ी लोग थे, कोई वो अकेले तो थी नहीं, वहाँ पे बहुत सारे लोग थे। तो उस समय उन्होंने बताया कि हम लोग बस आग जलाए हुए थे और हम लोग जा रहे थे बार-बार, तो वहाँ पर ना अचानक से मतलब फायरिंग होने लगी। तो वो बताते हैं कि हमेशा कुछ न कुछ फायरिंग वग़ैरह होती रहती है, ये उनके लिए नॉर्मल बात थी। तो वो कहते हैं कि फायरिंग होने लगी, तो फिर हम लोग फायरिंग से बचने के लिए थोड़ा-सा मतलब हम लोग जो कुछ हमारे यहाँ वो जहाँ पे वो थे, वहाँ पे ना कुछ जंगल सा एरिया है। तो वो कहते हैं कि जंगल का एरिया है, हम लोग छुप जाते हैं और छुपने के बाद और हम लोग भी उधर से इधर से हम फायरिंग करते हैं, उधर से वो फायरिंग करते हैं। तो उन्होंने बताया कि फायरिंग लगातार हम दोनों की तरफ से हो रही थी। जो उधर के रेंजर्स थे वो भी कर रहे थे, हम भी कर रहे थे और ये उसके बाद अचानक से कहते हैं उनके चाचा जी कि मेरे साथ एक जो था लड़का, मतलब जो उनके साथ एक सैनिक था, उसको भी गोली लग गई। उसके हाथ से गोली छू कर के निकल गई। फिर भी वो मतलब लड़ता रहा। उसके बाद वो बताते हैं कि कुछ देर के बाद फायरिंग बंद हो जाती है। फायरिंग बंद हो जाती है तो वो उसको मतलब ट्रीटमेंट के लिए ले जाते हैं कि इसका ट्रीटमेंट, क्योंकि गोली उसको हाथ को छू करके ही निकल गई थी। तो उसके बाद साधना बताती हैं कि मेरे चाचा जी जो थे वो भी उनकी जगह पे वो खड़े हो गए थे, तो अचानक से उन लोगों की तरफ से फिर से फायरिंग हुई और जो हमारे चाचा जी हैं ना, उनके पैर में 3 गोली लगी। 3 गोली लगी और 2 जो थे उन लोगों ने सोचा कि फायरिंग बंद हो गई है, तो वो जब फायरिंग हुई तो चाचा जी की मेरी हालत इतनी ज़्यादा ख़राब हो गई थी कि वो बता भी नहीं सकते थे उधर से कि यहाँ पे फायरिंग हो रही है। उसके बाद उनको गोली लगी और मेरे चाचा जी इस ऐसी जगह पर वो कहते खड़े हुए थे कि वो गिर पड़े और गिरते-गिरते वो कहाँ चले गए उनको खुद भी नहीं पता चला। उसके बाद वो बेहोश हो जाते हैं। बेहोश होने के बाद वो कहते हैं कि मुझे 3 दिन के बाद होश आता है। 3 दिन के बाद जब उनको होश आता है, उनको गोलियाँ सिर्फ़ पैर में ही नहीं लगी थी, उनको गोलियाँ जाँघ पर भी लगी थी। कुल मिलाकर कह लीजिए कि उन्हें 7 गोलियाँ लगी हुई थी और उनके मतलब पैर के आर-पार गोली चली गई थी, तो वो इसीलिए ढरकते हुए एक ऐसी गड्ढे में, एक खाई में जाकर के गिर गए थे, जहाँ से निकलना उनके लिए बिल्कुल भी मतलब असंभव था वहाँ से निकलना। उसके बाद वो कहते हैं कि मैं इतना ज़्यादा कमज़ोर हो गया था, खून सारा निकल गया था शरीर से, बिल्कुल भी हालत एकदम ख़राब हो चुकी थी। वो कहते हैं कि हम सैनिक हैं, हम इतनी जल्दी हार नहीं मानते हैं। अगर हम हार मानते तो हम देश की सेवा के लिए नहीं खड़े होते यहाँ पर। वो कहते हैं फिर भी मैंने बहुत ट्राई किया, मैंने बहुत ट्राई किया कि कोई हो, कोई मिले, लेकिन कोई नहीं मिला। उधर बहुत लोगों ने मुझे ढूँढा, बहुत लोगों मतलब सारे जो सिपाही थे हमारे यहाँ, जो सैनिक थे, वो हम लोगों को ढूँढ रहे थे, लेकिन मैं कहीं भी नहीं मिला। तो उन्होंने मतलब मुझे वहाँ पे गए 3 दिन हो गए थे, तो मतलब एकदम से कन्फ़र्म करके ही घर पे बताया जाता है कि हाँ, अब वो हैं कि नहीं हैं। साधना कहती हैं कि मुश्किल से 3-4 दिन ही बीते हुए थे, तो मेरे घर में कॉल आई, फ़ोन आया मेरे पापा के पास। तो उन्होंने बोला कि उनको गोली लग गई थी, लेकिन वो मिल नहीं रहे हैं। मुझे लगा कि आप लोगों को बताना ज़रूरी है और हमें अभी उनकी बॉडी नहीं मिली है और अगर मिल जाएगी तो हम आप तक ज़रूर पहुँचा देंगे। लेकिन अभी आप ये मत सोचिए कि उनको कुछ हो गया ही, मतलब वो इस तरह की जब बातें बताने लगे, तो मेरे पापा जो है बहुत ज़्यादा, साधना कहती है मेरे पापा बहुत डाँटने लगे। वो कहने लगे कि आप लोग बिना जाँचे परखे, बिना किसी को ढूँढे आप ऐसे कैसे कह सकते हैं कि उनको ये हो गया। पापा मेरे बहुत कुछ सुनाने लगे, तो अब उन्होंने कुछ भी नहीं बोला, उसके बाद फ़ोन कट हो जाता है। साधना कहती है कि मेरे घर में कोहराम मच जाता है सुन कर के। रोने-पीटने लगते हैं। मेरी चाची की तो हालत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई थी। बस वो तो जा कर के मंदिर वाले कमरे में बैठ कर के वहाँ पर रो रही थी, बहुत रो रही थी, मतलब हालत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई थी उनकी। फिर
साधना के चाचा जी बताते हैं कि 3 से 4 दिन का वक़्त बीत चुका था। उन्होंने बिना कुछ खाए, पानी पिए, उनकी हालत बहुत ज़्यादा नाज़ुक हो गई थी। तो रात का वक़्त था। साधना के चाचा जी कहते हैं, बस मैं इंतज़ार कर रहा था कि मेरे प्राण निकल जाएँ बस। वो कहते हैं कि उस टाइम पर मैं अपने घर वालों को याद कर रहा था, मैं अपनी पत्नी को याद कर रहा था। उसके बाद वो कहते हैं कि मैं अपने जेब को मैंने देखा, तो मेरे जेब में जो लड्डू गोपाल जी को मैंने रखा हुआ था, वो लड्डू गोपाल जी मैंने निकाले और मैंने उनको सामने अपने रखा। उसके बाद उनसे कहा कि हे कान्हा जी, मेरी शायद मैं यहीं पर शहीद हो जाऊँगा, लोगों को पता भी नहीं चलेगा कि मैं हूँ कहाँ। बस मैं यही चाहता हूँ कि लोगों को पता तो चल जाए, भले मैं मर जाऊँ लेकिन लोगों को पता चल जाए कि हाँ, मैं यहाँ पर हूँ, बस और मैं कुछ नहीं जानता। अगर मेरी लाश निकलती है यहाँ से तो मैं अपने आप को बहुत खुशनसीब समझूँगा। बस मैं ये नहीं जानता, वो कहते हैं कि मैं ये भी नहीं जानता कि मैं किस तरफ हूँ, मैं इधर हूँ कि उधर साइड में हूँ। तो वो इंडिया कहते हैं कि इंडिया में हूँ कि पाकिस्तान में, मैं कहाँ चला गया हूँ मुझे खुद भी नहीं पता और मैं ऐसी जगह फँसा हुआ हूँ कि मैं निकल भी नहीं सकता। तो मुझे बस मैं यही चाहता हूँ कि मेरी मौत मेरे हिंदुस्तान में हो, मैं पाकिस्तान में नहीं मरना चाहता। वो इतना कह कर के बहुत रोने लगते हैं। साधना के चाचा जी बताते हैं कि वो बहुत रोते हैं, उसके बाद वो बिल्कुल सुस्त पड़ते चले जाते हैं। रात का वक़्त था, वो कहते हैं तभी एक बहुत तेज़ की रोशनी हुई सामने मेरे, गड्ढे में ही मैं पड़ा हुआ था। एक बहुत तेज़ की रोशनी हुई और उस रोशनी में मैंने देखा कि एक आदमी जो है वो लाठी लेकर के आ रहा है। उसके हाथ में एक लठ थी और उसने ना 2-3 भेड़ें ले पकड़ रखी थी, तो वो आ रहा था आदमी। तो जब वो मेरे पास नज़दीक आया क्योंकि अंधेरे में उसकी शक्ल नहीं दिख पा रही थी, उसने मुझसे कश्मीरी भाषा में बोला। उसने कहा कि तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? तो उन्होंने बोला कि मैं यहाँ मतलब वो पहले मतलब उनके चाचा जी ने बोला कि तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो और तुम कौन हो? पहले तो उनके चाचा जी बिल्कुल डर जाते हैं कि मैं किसी दूसरे इंसान से तो नहीं बात कर रहा, कहीं कोई और तो नहीं आ गया यहाँ पर। उसके बाद उनके चाचा जी कहते हैं कि मैंने कहा ठीक है अब जो होगा सो होगा, सब भगवान जी के भरोसे है। तो बस वो ऐसे ही कर के खूब ज़ोर-ज़ोर से कहते हैं कि मैं चिल्लाने लगा भारत माता की जय, भारत माता की जय। तो वो कहते हैं कि जो वो आदमी था ना, उस आदमी ने ना अपनी लाठी जो है उस गड्ढे के अंदर करी और उस आदमी ने कहा कि भाया पकड़ कर बाहर आ जाओ। तो जब उन्होंने कहा कि पकड़ कर बाहर आ जाओ, तो उनके चाचा जी ने कहा कि मतलब ये आदमी तो कश्मीरी नहीं बोल रहा है, ये आदमी तो हिंदी बोल रहा है। तो मतलब हिंदी बोल रहा है, तो फिर उस जो आदमी था ना, वो उसके चाचा जी को पकड़ के बाहर निकाला। उसके बाद उनके चाचा जी कहते हैं कि मैं इतना ज़्यादा मेरी तबीयत ख़राब थी कि मैं उनको देख ही नहीं पाया कि वो कौन आदमी था, क्या नहीं था। बिल्कुल भी मुझे कुछ भी यकीन नहीं हो रहा था कि मेरे साथ कौन था, क्या हुआ मेरे साथ। उसके बाद वो कहते हैं कि मैं बाहर आता हूँ और जब मेरी आँख खुलती है ना, तो जहाँ मेरा टेंट लगा हुआ था, जहाँ मतलब उनकी चौकी बनी हुई थी ना, वो वहीं के जस्ट थोड़ी दूर पर ही वो पड़े हुए थे। उसके बाद जो जितने भी सिपाही थे, वो जा कर के उनको उठा कर के लेकर आते हैं, सैनिक जो भी थे। तो उन्होंने मतलब सारे लोग पूछते हैं कि आप कहाँ थे, कहाँ नहीं थे? मतलब इतने दिनों से हम लोग ढूँढ रहे हैं आपको। सारे लोग पूछा करते थे, लेकिन उन्होंने कहा मतलब उनको जब होश आता है, जब उनकी तबीयत ठीक हो जाती है, तो वो बताते हैं कि हाँ, मुझे एक आदमी आया था। जब उनको वहाँ पर ले जाया जाता है, तो उनके हाथ में ना एक वो कहते हैं कि हमारे हाथ में एक लाल कलर का निशान बना हुआ था। मतलब जैसे आप कह लीजिए कि उन्होंने कहा कि जैसे हाथ में किसी ने कुमकुम लगाया हुआ है और रोली लगाई हुई है और हाथ वो कोई पकड़ ले, तो उस तरह के निशान छप जाते हैं हाथ में, बस वैसे ही निशान मेरे हाथ में लगे हुए थे। तो पहले तो किसी ने ध्यान नहीं दिया, फिर उसके बाद जब मुझे ड्रिप लगी हुई थी, तो मैं ही ऐसे लेटे हुए देख रहा था, तो मैंने कहा कि अरे! ये मेरे हाथ में लाल-लाल कलर का निशान कैसा है? उसके बाद मेरे जेब में जो लड्डू गोपाल जी थे, मेरे जब कपड़े उतारे गए, तो वहाँ पर मैंने देखा कि वहाँ पे एक टेबल रखी हुई थी क्योंकि मेरे कपड़े वगैरह बदल दिए गए थे, कब मुझे खुद भी होश नहीं था इन सब चीज़ों का। तो कहते वहीं पर एक लड्डू गोपाल जी को वहीं पर बैठाया हुआ था। ये देख कर के मैंने कहा कि अरे! मेरे लाला तो यहीं पर बैठे हैं। उसके बाद वो लड्डू गोपाल जी को देखते हैं और उनके लगातार हाथ को देखते हैं और अपने हाथ को देखते हैं। वो देखते हैं कि लड्डू गोपाल जी का जो हथेली था, जो उसमें उन्होंने लड्डू ले रखा था, उनका हाथ भी बिल्कुल उसी कलर के रंग से रंगा हुआ था। ये देख कर के उन्होंने बिल्कुल वो मतलब हैरान हो जाते हैं। वो कहते हैं कि ऐसा कैसे हो सकता है? उस जगह से मुझे कौन निकाल कर लाया? क्या साक्षात परमात्मा आए थे? क्या साक्षात लड्डू गोपाल जी ही आए थे मुझे निकालने के लिए? वो कहते हैं उनके चाचा जी कि मैं बड़ा ही असमंजस में पड़ा हुआ था, मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि कौन है, तो उनका फ्रेंड एक था जो मतलब ज़्यादा उनसे बनती थी, तो वो आता है। उन्होंने बोला कि मैं यहाँ पर कैसे आया? तो उन्होंने बोला कि तुम्हें पता है तुम चौकी के पास पड़े हुए थे और चौकी के पास थे, तो वो कह मतलब उनके चाचा जी कहते हैं कि मैं चौकी के पास नहीं आया, अगर कोई आता तो बता कर के जाता ना, लेकिन वो कहते हैं कि नहीं मैं यहीं पर
आप लेटे हुए थे। हम लोग तो देखे तो बिल्कुल हैरान हो गए आपको देख कर के, इसलिए हमने आपको तुरंत हॉस्पिटलाइज़ किया। ये सब चीज़ें हो गईं, उसके बाद उनके चाचा जी कहते हैं कि मुझे नहीं पता कि मुझे किस आदमी ने निकाला, बस मुझे याद है कि वो आदमी 2 भेड़ लेकर आया था और उसने मुझे निकाला, मैंने उसका चेहरा भी नहीं देखा, बस उसने जब मुझे पकड़ा तो ये देखो ये मेरे हाथ में लाल-लाल सा कुछ लग गया है। तो आदमी ऐसे-ऐसे करके देखता है, वो कहता है कि अरे ये तो रंग की तरह है, जैसे लगता है कि कोई पूजा पाठ की जो चीज़ें होती हैं, उसने ये बताया कि कुमकुम या रोली जैसी चीज़ें हैं। तो उन्होंने कहा कि ये मेरे लड्डू गोपाल जी हैं, उन्होंने ही मुझे बचाया। मैं 4 दिन से मेरी इतनी ज़्यादा हालत ख़राब थी, ये करने वाला कौन है? यही मेरे कन्हैया ने ही मुझे उसके बाद जब वो जो आदमी था वो लड्डू गोपाल जी के हाथों को जा कर के जब वो ऐसे-ऐसे करता है, रब करता है, तो उनके हाथ से वही रेड कलर का वो निशान निकलता है, वो मतलब जो कुमकुम लगा हुआ था वही निकलता है। और वो जब निकलता है तो वो देख कर के हैरान हो जाते हैं। वो दोनों तुरंत मतलब उनके चाचा जी तो मानते ही थे लड्डू गोपाल जी को, लेकिन आज से वो उतना मानने लगे जितना उनकी कोई सीमा नहीं थी मानने की, इतना ज़्यादा वो लड्डू गोपाल जी को चाहने लगे। उसके बाद जो आदमी था मतलब वो भी बिल्कुल हैरान था कि मतलब ये तो बिल्कुल सोच से परे है कि ऐसा कभी हो सकता है। तो कहते हैं कि भैया आप बहुत ज़्यादा लकी इंसान हैं कि आपको आपके लड्डू गोपाल जी ने बचा लिया, वरना किसी को कुछ खबर ही नहीं होती कि आप कहाँ पर हो, आप ऐसी जगह पर पड़े थे। आज भी उनको वो कहते हैं उनके चाचा जी कि मैं कहाँ पड़ा हुआ था, कैसे निकला मुझे खुद भी याद नहीं। इतने बड़े गड्ढे से एक आदमी मुझे कैसे निकाल सकता है। जिस खाई में मैं गिरा हुआ था, उस खाई से निकालना किसी को 2 इंसान के बिना लगे हुए निकलना बिल्कुल भी मतलब पॉसिबल है ही नहीं, लेकिन मैं कैसे निकला मुझे खुद भी नहीं पता। उसके बाद वो ठीक हो जाते हैं, ठीक होने के बाद फिर उनको कुछ दिन के लिए रेस्ट पर घर भेज दिया जाता है। तो वो कहती हैं कि हमारे चाचा जी नवंबर में गए थे, तो वो दिसंबर में घर आते हैं। तो वो साधना कहती हैं कि उस टाइम पर मैं छोटी थी, मुझे इन सब चीज़ों के बारे में नहीं पता था क्योंकि बहुत साल पहले की बात होती है। तो फिर वो कहती हैं कि जब चाचा जी घर आए, जब चाचा जी ने मुझे बताई ये सब पूरी घर के बारे में ये बात बताई, गाँव में बैठ कर के वो एक चौपाल लगा कर के उन्होंने ये कहानी घटना सुनाई, जो लोग सुने वो हैरान हो गए। लड्डू गोपाल जी को उन्होंने ले लिया था और बहुत ज़्यादा वो उनको पूजा-पाठ, उनकी सेवा करते हैं। चाचा का हमारे पैर में गोली लगने की वजह से उनका एक पैर काम नहीं करता, बैसाखी लेकर के वो चलते हैं, इसलिए उनको बहुत ही जल्द रिटायरमेंट भी मिल जाएगी वहाँ से क्योंकि पैर में गोलियाँ 7-8 लगी थी। ये कहिए कि वो बच गए और बस लड्डू गोपाल जी की ही कृपा है। उसके बाद वो कहती मेरी चाची बहुत ज़्यादा खुश हो गई सुन कर के, पूरा गाँव खुश हो गया, झूम उठा कि वो आ गए वापस लौट कर के। क्योंकि जिस तरह से उन लोगों ने बताया था कि वो मिल नहीं रहे हैं, हम लोग बहुत ज़्यादा हैरान थे, बहुत ज़्यादा परेशान थे। तो उन्होंने बस अब ये सब बातें जब साधना ने मुझे ये घटना बताई दोस्तों, तो मैं तो बिल्कुल हैरान रह गई कि मतलब ये तू मेरे साथ पढ़ती है, तूने मुझे आज तक ये चीज़ें नहीं बताई। तो उसने कहा कि मुझे नहीं पता था कि तेरे पास चैनल है और तू अपने चैनल से लोगों तक लड्डू गोपाल जी की लीला पहुँचाती है। मुझे पता होता तो मैं तुझे ये घटना बहुत पहले बता देती। तो दोस्तों उसने मुझे बताई और मुझे बहुत ही मतलब मैं बहुत ज़्यादा खुद हैरान हूँ कि ऐसा कैसे हो गया? कैसे लड्डू गोपाल जी क्या इतने बड़े-बड़े चमत्कार करते हैं? हम और आप सोच भी नहीं सकते वो ऐसे-ऐसे चमत्कारी लीलाएँ कर लेते हैं। और फिर वहाँ उन्होंने कहा कि मैंने सिर्फ़ मेरा एक दोस्त था, उनके चाचा जी कहते हैं कि मैंने सिर्फ़ अपने एक दोस्त को ही बताया और मैंने किसी को नहीं बताया, लेकिन मेरी जान बचाने का क्रेडिट मैं सिर्फ़ और सिर्फ़ लड्डू गोपाल जी को ही देता हूँ और मैं किसी को नहीं दूँगा क्योंकि लड्डू गोपाल जी के अलावा कोई इतनी बड़ी लीला कर ही नहीं सकता, कोई नहीं कर सकता। तो दोस्तों आज की थी ये लीला कथा जो मुझे मेरी फ्रेंड ने भेजी। आपको कैसा लगा मुझे ज़रूर बताइएगा। क्या आपको लगता है कि ऐसा लड्डू गोपाल जी कर सकते हैं? तो अगर आपको लगता है कि ऐसा कर सकते हैं तो आप मुझे ज़रूर बताइएगा और आपके पास भी लड्डू गोपाल जी की लीला कथा हो तो आप मुझे भेज दीजिएगा मेरे चैनल पर और मेरे इंस्टाग्राम आईडी पर आप मुझे भेज सकते हैं और चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक करके शेयर कर दीजिएगा। मिलूँगी आप लोगों से लड्डू गोपाल जी की नई लीला कथा के साथ। तब तक के लिए दोस्तों राधे राधे, जय श्री कृष्णा।